तुम अपने ही टाइम से आती हो ना, पुराना ही टाइम अभी चल रहा है। तो ये सवाने नगारी को क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में, कोई जानता है? अंग्रेजी में सब आदमी जानते हो, वो लोग याद नहीं है अभी, या हिंदी में क्या? ज्यादा है आवाज क्या? आवाज ज्यादा है, तेज है, कम कर दो। तो सवाने नगारी बायोग्राफी, ये वर्ड सुना है ना? बायोग्राफी या हिंदी में बहुत मशहूर है जीवनी। तो इससे रिलेटेड कई सिन्फें हैं उर्दू में, जैसे सवाने नगारी, खुद नवीश्त, खाका, डायरी, ये सब एक ही तरह की सिन्फें हैं। इन सिन्फों में जिंदगी के बारे में फैक्चुअल बात की जाती है। तो इसीलिए सवाने नगारी की जितनी सिन्फें हैं सब आपको थोड़ा थोड़ा जान लेना है। तो सवाने नगारी का मतलब होता है कि किसी की सवाने अगर है, किसी के बारे में अगर लिखा है हुआ है, तो तफसील से उसकी ज़िंदगी के वाक़यात तरतीब के साथ बयान किए जाएं। एक लिखने का तरीका होता है कि ज़िंदगी के कुछ चुनिंदा वाक़यात को लिख दें, लेकिन एक होता है कि बिल्कुल तरतीब से मुरत्तब अंदाज में कि उनका ख़ानदान कैसा था, ख़ानदान के बाद कहाँ से आए, कहाँ कहाँ फिर आबाद हुए, फिर उनकी पैदाइश, उनके वालदैन, सबके बारे में बताते हुए उनकी तालीमी ज़िंदगी, और फिर वो जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उन्होंने क्या किया, और हयात से लेकर मौत तक के वाक़यात सवाने नगारी का हिस्सा होते हैं। इसीलिए आम तौर से सवाने की किताबें जो होती हैं ज़रा ज़ख़ीम होती हैं। सवाने सबकी नहीं लिखी जाती है, कौमी और समाजी एतबार से जिनकी अहमियत है, ज़्यादा अहमियत है, जिन्होंने कौम पर असर रखा है, उनकी बातों के असरात बहुत कायम हुए, उन्हीं की सवाने लिखी जाती हैं। आम आदमी की सवाने 100 पेज और 500 पेज में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो इसका चलन, ये बायोग्राफी का चलन सर सैयद की तहरीक के ज़माने में, अलीगढ़ तहरीक जो है उस ज़माने में इसका चलन आम हुआ। सर सैयद ने उर्दू नस्र में काम करने के लिए लोगों को मतलब उसके एडवोकेट किया, लोगों को राग़िब किया। तो उर्दू के पहले सवाने नगार अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो पहली सवाने लिखी वह हयात सादी थी। फ़ारसी के मशहूर शायर सादी की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने मुख्तसर सी सवाने लिखी। फिर तो सवाने में यह भी काम किया कि उनके कलाम के बारे में, उनके अदब के बारे में, उनकी अदबी खिदमात के बारे में भी लिखा। लेकिन दूसरी सवाने जब उन्होंने लिखी तो उससे उनकी पहचान साबित हुई। वह यादगार गालिब थी। गालिब के बारे में बेहतरीन सवाने लिखी उन्होंने, और उसके पहले गालिब पर किसी ने नहीं लिखा था। गालिब के वो शागिर्द भी हैं, तो गालिब को बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर गालिब के थे, गालिब को पहचाना और गालिब के बारे में जो बातें लिखी, उनकी शायरी का पस मंज़र बयान किया, गालिब की शख्सियत का जो की बुनियादें वाज़े की। वो आज भी उस मौजू पर उर्दू में उससे बड़ी कोई किताब नहीं लिखी गई। तो तवील भी नहीं है, 200-250 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उनकी उर्दू फ़ारसी शायरी, उनकी खुतूत नगारी और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, उनके आबा व अजदाद, इन सब बातों को
उस एक मुख्तसर सी किताब में हाली ने शामिल किया। और आज हाली की शोहरत की एक बुनियादी वजह वो किताब भी है। उसी तरह से हाली ने फिर मुशक्क़त की और सर सैयद अहमद ख़ां की सवानें लिखी। सर सैयद अहमद ख़ां की सवानें उनकी ज़िंदगी में ही लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी हयात में वो मुकम्मल नहीं हुई सवानें। उनकी मौत के बाद वो सवानें मुकम्मल हुई और हयात जावेद नाम से सवाने में ये ज़रूरी नहीं है कि सवाने उस जिस पर लिखा जा रहा है उसका नाम आ ही जाए लाजमी तौर पर, ये ज़रूरी नहीं है। तो हाली ने सर सैयद अहमद ख़ां की जो सवानें लिखी वो उर्दू की सबसे तफसीली सवानें मानी जाती है। तकरीबन 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल है और सर सैयद की तमाम सर सैयद के तमाम कामों का और उनसे मुतल्लिक़ जितना मवाद हो सकता है उसको उसमें शामिल किया। इसलिए उर्दू में जब बड़े सवाने नगार की बात होती है तो हाली का नाम लिया जाता है। उसी तरह से हाली के दौर में ही हाली के हमअसर हैं शिबली नोमानी। शिबली नोमानी ने भी इस सिन्फ में काम किया और ख़ास तौर से इस्लाम की तारीख़ के कुछ अनमोल लोग थे उनकी तरफ तवज्जो की और उनकी सवानें जो सबसे मशहूर हुई वो हुई अल फ़ारूक। हज़रत उमर फ़ारूक की हयात के बारे में उन्होंने जो किताब लिखी उनकी सबसे मशहूर सवानें मानी जाती है। उसी तरह से इमाम गज़ाली के लिए भी किताब लिखी। तो इस तरह से सर सैयद के अहद में ये 2 सवाने नगार बड़े मोहतरम साबित हुए। बाद में शिबली की सवानें लिखी, बेहतरीन सवानें लिखी शिबली के शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी और हयात शिबली वह भी उसी तरह से है। वह भी 700-750 सफ़ात पर मुश्तमिल है और शिबली की मुख्तसर सी ज़िंदगी है, 57 बरस में मर गए थे, लेकिन उसकी एक एक तफसील उस किताब में सामने आ गई है। खुद सैयद सुलेमान नदवी की मोइनुद्दीन साहब ने सवानें लिखी, वो भी तफसीली है। हाली की सवानें बाद में हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी सालेहा आबिद हुसैन, उन्होंने सवानें लिखी यादगार हाली, वो भी बहुत कीमती सवानें हैं। तो इस तरह से उर्दू में सवाने का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा है और इस ज़ख़ीरे की खूबी ये है कि इसके बहाने हमारी ज़बान, हमारे समाज और हमारी कौम के बड़े अशख़ास की ज़िंदगी एक जगह जमा हो जाती है। सवाने बड़े लोगों की लिखी जाती है तो बड़े लोगों की ज़िंदगी का पढ़ना इसलिए भी लाजिम हो जाता है कि हमारी कौम उससे आगे बढ़ती है। हम अपने बुज़ुर्गों के ज़िंदगी के बारे में जब उनकी जिद्दोजहद पढ़ते हैं, उनकी सरगर्मियों को पढ़ते हैं, उनकी कामयाबी और नाकामियों को पढ़ते हैं, तो उससे एक तरगीब पैदा होती है कि कैसे किन हालात में उन लोगों ने काम किया। तो इसीलिए सवाने की बड़ी अहमियत है और सवाने की किताबें, सवाने लिखना आम काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। जिन लोगों ने सवाने लिखे तो 10-10 बरसों तक किसी एक किताब पर काम करते रहे तब जाके वो किताब मुकम्मल होती है। हयात की जो गुत्थियाँ होती हैं उनको सुलझाना पड़ता है। तो इसी तरह से ये हमारे सवाने निगारों का ये काम है। क्या 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 बोले? ये अब्दुल माजिद दरियाबादी। सीरतुन नोमान अल फारूक अल गजाली। जो नहीं लिखा है फोटो ले लो, तुम अपना ले लो।
ये तो बड़ा हो जाता है ना। हाँ,
हाँ से तीसरा लास्ट में सवाने में मारूजियत और तहकीक के अनासिर,
गजनफर। वो कम कर देते हैं ना। हमने याद ही नहीं रखा इसीलिए याद है। एक अब मेजर चीज बची हुई है, आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, किताब किताब देखने का मौका मिल रहा है? हाँ? तो नौकरी भी तो तुम्ही को चाहिए, तो बहुत सारा सब्जेक्ट से घबराना क्या है? कुछ टेस्ट अभी शुरू हुआ है कि नहीं तुम लोगों का? हाँ, यूनिट वाइज हुआ होगा। तो क्या क्या पढ़ाई हो गई? फिजिक्स हो गई और अजय हिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं? हाँ, तो अच्छा, तब तो बहुत, तो मैक्सिमम काम एक ही आदमी ने कर दिया। जैसा आप लोग इजाजत दीजिएगा तो लेंगे। थोड़ा सा अब इसके बात करना है कि एक जो अहम मुसन्निफीन हैं उनकी सवाने के बारे में थोड़ा थोड़ा, तो वो 4-5 दिन चलेगा। टेस्ट हमको लगता है कि अगस्त में लिया जाए, तो होगा कि जब सब आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तभी टेस्ट का फायदा है ना। तो वो अगस्त में 10 दिन लगातार टेस्ट हो जाएगा। ग्रामर बस जो तारीफ का हिस्सा है वो हमने छोड़ दिया था पहले, तो जो तारीफ का हिस्सा है वो पढ़ाएंगे। 3-4 दिन का काम ग्रामर का है और 1 हफ्ते का काम है जो राइटर्स के बारे में, तो हमको लगता है कि कवर हो जाएगा। 1 दिन और लगेगा, सिन्फ में जो बचेगा वो सब देख देंगे। जी, क्वेश्चन आंसर की मतलब टेस्ट? किसका क्वेश्चन? वो कर देंगे, कर देंगे। वो टेस्ट लेंगे, वो हो जाएगा, उससे तुम लोगों को रिवाइज हो जाएगा फिर से। वही फंस जाए वहां। आदमी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिया जाए कि उससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे खुशी उसी वक्त होती है कि जो भी आया है आपका पढ़ा हुआ आया है।
अभी नेट का इम्तहान था, तो इम्तहान से एक दिन पहले हमने कुछ बच्चे जो यहाँ थे उनको हमने बुलाया कि एक दिन आप लोग, उनको एक 10 दिन 15 दिन पहले हमने ख़त्म कर दिया था, लेकिन एक दिन पहले हमने बुलाया कि हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग। तो 4-5 घंटे में हमने उन लोगों से सिलेबस का पूछा और उनके इम्तहान में 30 से ज़्यादा क्वेश्चन उस दिन जो पूछा था उसी से आया। तो वो आ जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। अभी आपके पास 1 महीना से ज्यादा वक्त है और कुछ नहीं करना है। रात में एक मरतबे सोने से पहले 1-1.5 घंटे तक आप उर्दू की कॉपी देखते चले जाइए। ये रोज अगर करने लगिएगा ना तो आपके दिमाग पे नक्श होता जाएगा। उतना ही करना है, बाकी आपको बाकी जो टाइम है आप जीएस में लगाइए, क्योंकि उससे स्कोर होगा तो आपका फायदा है। इसको एक नज़र देखते रहिएगा तो आपको 50 नंबर 60 नंबर लाने लायक हो ही जाएगा, वो कोई बड़ा मसला नहीं। एक बार एक आपकी अदालत प्रोग्राम चलता है ना, तो उसमें लालू यादव पर शुरू के ज़माने में एक उस पर प्रोग्राम हुआ था। तो लालू यादव के बच्चे को बुलाया और लालू यादव से नाम पूछा। तो अपनी बेटी का नाम बताने में कंफ्यूजन हो गया। एक तो यह तादाद का भी मामला है। उसी तरह से एक बार हमने एक सर्वे करना था, तो एक घर में गए। तो अब घर में गए तो वो ऐसे पेशे से मुतल्लिक आदमी था जो 5 बजे 4 बजे सुबह निकल जाता था और वो अपने काम से लौटता था रात में। सुबह निकला तो बच्चे उसके सोए हुए हैं और जब रात में लौटता था तो बच्चे सो गए होते थे। तो ये बड़ा नाजुक मसला था, लेकिन उसके बाल बच्चों के बारे में हमको पूछना था और वो बड़ी कोशिश करके दिन में उसके पास, अब जो उस ये नहीं कि ज़्यादा, हमको लगता है 5 या 6 बच्चे थे। लालू यादव को तो उससे ज़्यादा बच्चे हैं। तो अब उस अपने बच्चे को न ठीक से पहचान पा रहा है और नाम तो खैर वो बता ही नहीं पाया। तो अब सोचिए कि कितनी, हमको भी जिंदगी में ये पहला मौका था कि ऐसा कोई कैरेक्टर मिला, लेकिन हमने बहुत सब्र से ज़ब्त से उस आदमी से पूछा कि भाई ये क्या मसला है। तो उसने वही वजह बताई कि भाई देखिए, हम 4 बजे सुबह में निकलते हैं, मेरे बच्चे सोए रहते हैं और जब लौटते हैं तब भी सो गए रहते हैं। हमने उनको खड़े में, वो बच्चा दिन में हमने पकड़ा था, तो दिन में तो उसने कहा कि हमने सोए हुए तो अपने बच्चे को देखा है रेगुलर, लेकिन कोई खड़ा या सामने जैसे नॉर्मल वे में बैठे हुए तो बच्चे को देखा ही नहीं है। तो अब जब सामने बच्चा आया तो कौन है, मुन्ना है कि बबलू है कि टुन्नू है, कंफ्यूज हो गए। तो ये तो इंसानी जिंदगी में भी होता है, तो आपको भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसका एक ही इलाज है कि दोहराना तिहराना, और कोई रास्ता नहीं दुनिया में। हर आदमी का हाफजा एक तरह से नहीं रहता है। पहले जब अभी मोबाइल नहीं होता था ना, तो पहले हम लोगों को भी फोन नंबर हजारों याद रहता था। आज है कि
हमको अपने बाल बच्चे का फोन नंबर नहीं याद है। जब तक हमने मोबाइल नहीं लिया था तो कुछ हमारे दोस्तों ने लिया था तो उनका नंबर वो आज तक याद है, लेकिन उसके बाद जब सेव करने की आदत हो गई तो किसी का नंबर नहीं याद होता। तो उसी तरह से आदमी को अब किस चीज को याद रखना है, किस चीज को नहीं रखना, ये डिसाइड करना पड़ता है। और डिसाइड कर लीजिएगा तो रट के कोई चाहेगा कि भाई असदुल्ला खान गालिब, असदुल्ला खान गालिब 100 मरते पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो वो ये नहीं है, आपको रिवाइज रोज करते रहिएगा, एक बार रोज पढ़िएगा काफी है, आपको वो सब कुछ एक जगह हो जाएगा। और घबराहट में नहीं रहना है। तो ये जो खुदनविश्त है, खुदनविश्त और सवाने में फर्क एक ही है बुनियादी, कि एक खुद लिखता है और एक दूसरा लिखता है। तो इसमें ऑथेंटिक कौन होगा? आए? सब लोग इस पे एक राय हैं? अब ये बताइए कि कोई आदमी शराब पीता है, जल्दी लिखेगा खुद? रिश्वतखोर है वो लिख देगा? हाँ? तो सबसे बड़ा मसला आता है कि खुदनविश्त में अपनी खूबियों पर तो तफसील से लिखते हैं, लेकिन जब शख्सियत की खामियों पर लिखना होता है तो हर आदमी का हाथ तंग हो जाता है। कोई आदमी लिखेगा कि हमारी 4 बिलवेड थी, लिखिएगा? हिम्मत है? हाँ? जिंदगी में हो सकता है, लेकिन लिखेगा नहीं। लेकिन सवाने निगार जो होगा, सवाने लिखेगा, आमतौर से सवाने आदमी गुजर जाता है तब लिखा जाता है, तो लिख सकता है ना वो। तो सवाने की ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है। दूसरा लिखता है तो वो जस्टिफिकेशन नहीं देगा, जो वाकया हुआ है, जैसा हुआ है वो लिखेगा। कोई आदमी किसी का मर्डर कर दिया तो खुद लिखेगा वो, लेकिन दूसरा तो लिख देगा। अगर वो ईमानदार है, सच्चा है तो लिख देगा। फिर खुदनविश्त में एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आप अपनी तारीफ करने में भी मुबालगा से काम लेते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। कुछ लोग तो इसमें ऐसे माहिर हुए हैं, जैसे हमने पहली किताब है जो यादों की बारात, तो यादों की बारात जोश मलियाबादी की बड़ी मशहूर खुदनविश्त है, लेकिन उसकी पहचान यही है कि उसमें अपनी बुराइयों को भी मुबालगे के साथ लिखा है। अब वो शुरू किया, अब जैसे अपने दादा का बताया कि 17 उनके मुआशिके थे, 3 हुए होंगे तो 17 लिख दिया। दादा का छोड़ दीजिए, फिर बाप पर वैसे ही आता है, और जब अपनी बारी आती है तो लगता है कि वो तो इतना बढ़ा चढ़ा के अपनी हर बुराई के बारे में भी वैसे ही लिख दिया। तो इस तरह से कभी कभी कोई होता है, और उससे अपनी इमेज ऐसे कि एक रॉबिन हुड इमेज अपनी बनाने की कोशिश करता है। तो खुदनविश्त में ये सारे मसाइल हैं। आसानी से आप खुदनविश्त में जब 2 फरीक हों तो आसानी से तय नहीं कर सकते हैं कि सही कौन है। एक और मसला आता है कि अपने बारे में तो बढ़ा चढ़ा कर लिखेगा, अपने वह दोस्त जो उसके राइवल हैं उनके बारे में तो बदला निकालेगा ना उस दिन। जिंदगी में जहां जहां वो जिनसे हारा है उसका सबका बदला निकालेगा। तो खुदनविश्त में गलत बयानियों के इम्कानात बहुत होते हैं, इसलिए खुदनविश्त जब पढ़ता है आदमी तो इन सब चीज़ों को देखते रहता है कि कोई आदमी आसानी से कह देगा कि हम बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे, हमको खाने का पैसा नहीं था। अगर ये सच्चाई है तो वाकईतन लिखना था,
लेकिन उसको लगेगा कि बाद में जब लिखता है तब तो बहुत नुमाया आदमी है, तब लिख रहा है ना, तो उसको लगेगा कि हम तो भाई खाने रोटी के मोहताज थे, ये हम लिख देंगे हमारा फला हादसा हुआ या हमारे गड़बड़ी हुई। ये आसानी से कोई नहीं लिखता है, तो इसलिए खुद नविश्तों को पढ़ते हुए आदमी को मोहतात रहना पड़ता है कि यह बात कितना परसेंट इसमें सच्चाई है, इसको समझा जाए। इसलिए खुद नविश्त को सबसे ऑथेंटिक नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, आप जो लिख रहे हैं वाकई होना तो यही था कि भाई आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो सबसे सच्चा वाकया लिखिए। लेकिन सबसे सच्चा वाकया लिखने के लिए एक तो हौसला चाहिए, दूसरा यह है कि उतना ईमान भी चाहिए कि आप वो सच सच लिखिए कि भाई हमने 7 बार शराब पी, लिखना पड़ेगा ना, हमने किसी की जान ले ली, किसी का हक मारा, रिश्तेदार का हक मारा, ये हो जिंदगी में जो आपने किया है लिखिए। तो आम तौर से खुद नविश्तों में ये सब जो जिंदगी की खामियों का हिस्सा होता है वो घटते रहता है। थोड़े से लोग, अब महात्मा गांधी की खुद नविश्त कोई पढ़ा है? क्या नाम है उसका? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, हिंदी में उसका नाम है सत्य के प्रयोग। नहीं देखा है कभी? 20, 25, 30 रुपए में तो किताब मिलती है। तो उसी खुद नविश्त में होटल से उन्होंने चम्मच चोरी की थी, उसी में जिक्र है। नहीं तो दुनिया को क्या पता चलता। जब गए इंग्लैंड तो भाई आप बड़े होटल में जाते हैं, आज तो भाई उस जमाने में हिंदुस्तान में वैसे होटल नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड में तो थे। तो इतना देखा कि भाई यूटेंसिल्स इतने हैं कि उसमें से देखा कि हिसाब से बैठा के एक चम्मच धीरे से निकाला और कोट के पॉकेट में रख लिया। लेकिन महात्मा गांधी को ये मौका मिला तो अपनी खुद नविश्त में इसका जिक्र किया। ये आसान बात नहीं है। तो ये जो एक ईमान के साथ लिखना होता है खुद नविश्त का, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन खुद नविश्त आप जब अपनी ज़िंदगी के में जब बड़े लोग लिखते हैं तो उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को जानने के लिए बड़ा बेहतरीन ज़रिया होता है। और कब कैसे हालात, उसी खुद नविश्त में वो लिखा हुआ है वाकया कि महात्मा गांधी यहाँ से जा रहे हैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो अब पानी के जहाज से सफ़र कर रहे हैं, तो अब महीनों लगना है। किसी ने पता नहीं कश्ती का सफ़र आप लोगों में से किया है कि नहीं? तो जितनी देर आप कश्ती में रहते हैं दुनिया से कटे रहते हैं। और वहाँ तो है कि अब महीनों आपको कश्ती या जैसे समुंदर में जहाज से जाइए तो समुंदर को किसी ने देखा है? कहाँ? ये समुंदर है। सी को देखा है किसी ने? आए? कहाँ? थाईलैंड। अच्छा, तो हम देखा ही है। तो समुंदर जैसे आप किनारे खड़े हैं तो पानी और आसमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन एक तरफ आपके पीछे तो जमीन दिखती है, दाएं बाएं जमीन दिखती है। लेकिन आधे घंटे आप समुंदर में चले जाइए, जब जहाज आगे बढ़ जाएगा आधा घंटा, उसके बाद दाएं बाएं उत्तर दक्षिण हर तरफ और नीचे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। जमीन भी आपकी आंख से ओझल हो जाए और सिर्फ आसमान और पानी दिखता है, ये हालत होती है। तो समुंदर का सफर जो होता है बहुत सबसे उबाऊ होता है। इसीलिए बड़े जो जहाज होते हैं उसमें सारी फैसिलिटी रहती है
और हमेशा वो म्यूजिक का कॉन्सर्ट भी चलता रहेगा, खाने पीने के सब तरह के इंतजामात होते हैं। तो गांधी जी जब सफर कर रहे थे तो उसमें देखा उन्होंने कि भाई एक ऐसा आदमी है जो हमेशा किनारे अलग थलग खड़ा रहता है, किसी तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उसके करीब गए गांधी और कहा कि भाई क्या मसला है, नौजवान आदमी है, तुम्हारा क्या मसला है कि तुम किसी से घुल मिल नहीं रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, और अभी तुम महीनों काटना है। तो उसने बताया कि भाई हम घर से भाग के पढ़ने के लिए आए हैं, और घर से भाग के भी पढ़ने के लिए आए हैं। तो वजह ये थी कि घर वाले कह रहे थे कि शादी कर लो तब जाओगे, ये तैयार नहीं थे। फिर हुआ कि भाई उस जमाने में था कि जो इंग्लैंड पढ़ने जाएगा वो क्रिश्चियन हो जाएगा, तो इसलिए पहले तो जाने ही के लिए कोई माँ ही तैयार नहीं थी, लेकिन तब भी दौलतमंद इतने थे कि भाग के भी इंग्लैंड जा सकते थे। तो लखनऊ से वो गए थे, वो कोई दूसरा आदमी नहीं, वो मौलाना मजहरुल हक है, बैरिस्टर वो भी थे, वो मौलाना नहीं थे। वो खाली दाढ़ी टोपी से मत समझिए कि वो बैरिस्टर थे, गांधी के बैचमेट हैं। और जब लखनऊ में वो पढ़ते थे, लाख कोशिश की, उनको फेलोशिप भी मिली थी, लेकिन घर वाले नहीं तैयार हुए, तो चुपचाप वहां से वो भाग के पढ़ने के लिए गए। तो अब ये उस वक्त ना गांधी को मालूम है कि वो कितने बड़े आदमी बनेंगे, ना मजहरुल हक को मालूम है। लेकिन गांधी ने जब अपनी खुद नविश्त लिखी तो इस वाक़े को लिखा कि ऐसे ऐसे आए। तो अब ये खुद नविश्त का एक मेयार होता है कि वह ऐसा वाक़या लिखा जो बाद में बड़ा अहम साबित हुआ। इसीलिए जब चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी आए तो पटना में जब रुके तो सबसे पहले मजहरुल हक से मिलने गए थे, लेकिन मजहरुल हक भी लाट साहब थे, तो उनका जो ऑर्डरली था वो कहा कि साहब अभी नहीं मिलेंगे। अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो ये जो इंग्लैंड से पढ़ के आते थे ये भी अंग्रेज़ ही होते थे। तो गांधी से मुलाकात नहीं हुई, गांधी चले गए चंपारण। तो मजहरुल हक को बाद में मालूम हुआ, तो फिर वो गए चंपारण सत्याग्रह में। तो खुद नविश्तों का ये सबसे बड़ा होता है कि एक तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, गलतियां उसमें हो सकती हैं, बढ़ा चढ़ा के वाकयात लिखे जा सकते हैं, या कुछ ज़रूरी वाकयात छोड़े जा सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन फर्स्ट हैंड वो वाकया जो होता है कि हमने अपनी आँखों से देखा। अगर गालिब ने खुद नविश्त लिखी होती और गदर का वाकया हो रहा था, तो जो खतूत में उनके आए हैं, अगर वो इस खुद नविश्त बाज़ाब्ता लिखते तो और ज़्यादा वाकयात आते। तो इस तरह से खुद नविश्त की भी बड़ी अहमियत है। और खुद नविश्त से हम खुद नविश्त को अगर 10 लोगों को, एक ज़माने के 10 लोगों की खुद नविश्तों को जमा कर दें तो उस ज़माने की बेहतरीन हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। खुद नविश्तें आम लोग नहीं लिखते हैं, ये भी ख़ास लोग लिखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का भी आम तौर से एक इम्पोर्टेंस होता है। खुद नविश्तें अभी कुछ दिनों पहले हिंदी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड थे, तो एक साहब थे, शिवराज सिंह बेचैन नाम है उनका। अब उन्होंने खुद नविश्त लिखी तो आंख खुल जाती है कि ईंट भट्टा में काम करने वाला लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड बनता है। बचपन से वालिद मर गए, माँ पाल पोस नहीं सकती थी, तो किसी तरह से ईंट भट्टा में जो ईंट पाथने का काम होता है उसमें वो लग गए 5 बरस की उम्र से। उसी में किसी तरह से कोई ऐसा ठेकेदार था जो इनको देखा कि कुछ ईंट पर ही इससे कोयले से क ख ग लिख रहे हैं। तो उसने पूछा कि तुम पढ़ना, तो बोल घर में जब तक था तो वो आदमी पढ़ना जानता था। तो उसने कहा कि काम करते हुए तुमको पढ़ाई भी करनी है। उसमें कुछ लोग थे मजदूर ऐसे जो थोड़े से पढ़े हुए थे, वहीं उनकी पढ़ाई शुरू हुई और करते करते वो आदमी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड बना। तो लाइफ के इतने स्ट्रगल्स देखे। तो अब अगर ऐसी खुद नविश्त
कोई पढ़ेगा तो उसको ये तरगीब होगी ना कि लाइफ में किसी के लिए कोई बार नहीं है। आप जिस घर से आए, जिन माहौल में आए, लेकिन अगर आपने सही अपने वक्त का मसरफ लिया, लाइफ में शुरू में पिछड़ भी गए तो आने वाले वक्त में आप नहीं पिछड़ेंगे, आने वाले वक्त में सब कुछ आपको मिल सकता है। तो इससे एक तरगीब मिलती है। तो खुद नविश्तों का कि हर आदमी का जो पर्सनल स्ट्रगल होता है वो इसमें उभर कर सामने आता है। हर आदमी सोने की थाल लेकर नहीं पैदा होता है। तो खुद नविश्तों का ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि लाइफ का स्ट्रगल हम उसके सहारे जानते हैं। कितने बजे सोता है? 8:30। खाका ही नहीं, अभी कई है और थोड़ा सा और कर देते हैं।
सवाने से इस तौर पर ये मुख्तलिफ है कि इसमें चुनिंदा वाक़यात पेश किए जाते हैं और इनकी तरतीब भी लाजिम नहीं है। कभी कोई वाक़या पहले दे सकते हैं, राइटर कभी मुलाकात हुई उस आदमी से, उससे वहीं से वाक़या शुरू कर सकता है। तो जो सवाने में लॉजिकल इसका पर्सपेक्टिव होता है वो नहीं रहेगा। जैसे जैसे मौका मिलेगा वो लिखेगा, लेकिन दिलचस्प अंदाज में लिखेगा। जिसका एक नमूना अगर कहकशां आपने पढ़ा है तो दूसरी जिल्द में पहला ही है खाका, वो नज़ीर अहमद की कहानी का थोड़ा सा एक हिस्सा रखा गया है। तो इसकी खूबी यही होती है कि दिलचस्प वाक़यात और चुने हुए वाक़यात होते हैं जो बड़े असर करते हैं और इसीलिए खाके खूब पढ़े जाते हैं।